हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके MPSC 007 के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ये मेरी दिसंबर सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाले जो भी वीडियोस हैं उन सभी का लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। अगर आपने अभी तक अपने लिए MPSC 7 का जो गेस्ट पेपर है उसे परचेज़ नहीं किया है और उसके नोट्स को परचेज़ नहीं किया है गाइज, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में गिवन जो नंबर है उस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दलितों के बारे में बताना है कि जो दलित कम्युनिटी है वो किस प्रकार से पॉलिटिकली आज के समय में मोबिलाइज्ड है। तो अगर आप पुराने समय की बात करो तो आप देखोगे कि पुराने समय में दलितों को इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था। सोसाइटी की बात हो, पॉलिटिक्स तो बहुत दूर की बात है, समाज में उनके साथ कितना ज़्यादा भेदभाव होता था, एजुकेशन तक उनकी पहुंच नहीं थी। तो ये सारा जो मार्जिनलाइजेशन है वो कैसे ख़त्म हुआ और आज के समय में दलित कम्युनिटी की क्या स्थिति है उसके बारे में आप बात करेंगे कि कैसे आज वो पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो आप पहले हिस्टोरिकल फैक्टर्स की बात करेंगे कि भारतीय समाज में दलितों को लंबे समय तक, ठीक है, हिस्टोरिकली आप देखो तो इन्हें सोशल एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन और पॉलिटिकल जो मार्जिनलाइजेशन है इंडियन सोसाइटी में वो इन्हें फेस करना पड़ा था। ओके, तो भारतीय समाज में दलितों को लंबे समय तक सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव और राजनीतिक हाशिएकरण का सामना करना पड़ा। पॉलिटिकल आपने पूरा मोबिलाइजेशन देखा दलितों का, तो ये रेफर करता है उस प्रोसेस से थ्रू विच दे बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स, जहाँ से जो ये लोग हैं अपने अधिकारों के बारे में गाइस क्या होते हैं, अवेयर होते हैं, इनमें जागरूकता फैलती है। ये अपने आप को कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को मतलब सिक्योर करते हैं। ठीक है, तो दलितों का राजनीतिक संगठन उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके माध्यम से वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, सामूहिक रूप से संगठित होते हैं और राजनीति में भाग लेते हैं ताकि सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त की जा सके। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ वेज देखेंगे जिसके द्वारा ये जो दलित हैं इनको पॉलिटिक्स में जोड़ा गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लीडरशिप होती है, ठीक है, नेतृत्व की भूमिका इसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे कि लीडर्स लाइक BR अम्बेडकर, हम देखते हैं कि दलितों की अवेकनिंग में जो दलित कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के अंदर जागरूकता फैलाने में जो आपके लीडर्स हैं जैसे कि BR अम्बेडकर, उनका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दलित कम्युनिटी के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाने में भी उनका रोल इम्पॉर्टेंट है। सो अम्बेडकर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एजुकेशन और दलितों के लिए रिप्रेजेंटेशन, इन सब की मांग करते हैं, उसकी मांग पर जोर देते हैं। ओके, फिर दलित जो है अपने कई संगठन बनाते हैं। तो आपको दलित बेस्ड पार्टीज जैसे कि बहुजन समाज पार्टी देखने के लिए मिलती है। ये जो पार्टीज हैं ये दलितों को मोबिलाइज करती हैं, आइडेंटिटी, डिग्निटी, सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों को उठाते हैं। ठीक है, तो बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों ने दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक मंच प्रदान किया। इन दलों ने पहचान, गरिमा और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर दलितों को संगठित किया। हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इन लोगों को सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, जैसे कि इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है लेजिस्लेचर में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और कुछ लीगल सेफगार्ड, मतलब कि ताकि इनके राइट्स अच्छे से इनको प्राप्त हो सके। तो लीगली कुछ इनको और भी ज़्यादा संरक्षण कानून के द्वारा मिला रहता है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि दलितों के बारे में कि जो दलित कम्युनिटी है वो किस तरीके से पॉलिटिकली आज के समय में मोबिलाइज हो रखी है, कैसे वो राजनीति में अब एक मतलब अपने संगठन बना रहे हैं, राजनीति से कैसे वो जुड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। तो सबसे पहले आप शुरुआत करोगे दलितों के कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों को बताने से कि इतिहास में जब हम जाते हैं तो हम दलितों को क्या क्या चीज़ें फेस करते हुए देखते हैं। तो हिस्टोरिकली दलितों ने क्या क्या फेस किया उस सब के बारे में आप बताओगे और फिर आज के समय में कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा वो राजनीति संगठन में जुड़ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपका लीडरशिप का रोल हो जाता है। ठीक है, रोल ऑफ लीडरशिप यानी कि नेतृत्व की भूमिका इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बनाते हैं और संविधान इन्हें संरक्षण देता है। ये तीनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिर आप गाइस बात करेंगे कुछ सामाजिक आंदोलनों की, यानी कि कौन कौन से सोशल मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस आप देखते हैं। तो दलित मूवमेंट्स, NGO एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप रेज अवेयरनेस अबाउट द एट्रोसिटीज, इनइक्वालिटी एंड द राइट।
तो दलित आंदोलनों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज ने अत्याचार, असमानता और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। अब यहाँ पे जो हमारी दलित कम्युनिटी थी वो इतनी जागरूक नहीं थी, ठीक है। तो दलित कम्युनिटी को जागरूक करने में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो आपके एनजीओ, सिविल सोसाइटी, ये सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो दलित पैंथर वगैरह हो गए, ठीक है, इन्होंने यूथ को मोबिलाइज किया। इसके अलावा आप देखोगे कि जो एक आइडेंटिटी का सिंबल है, तो दलित का जो मोबिलाइजेशन है वो सिंबल्स, लिटरेचर, फेस्टिवल्स, ठीक है, इन सबको भी यूज़ करते हैं। अंबेडकर जयंती को मनाना, दलित लिटरेचर को सेलिब्रेट करना, मतलब कि बढ़ चढ़ के लिटरेचर को लिखना, उससे मेरा मतलब ये है। सेलिब्रेट का मतलब ये नहीं कि उसको त्यौहार की तरह मना लेंगे। तो अंबेडकर जयंती और दलित साहित्य ने राजनीतिक एकता और आत्मसम्मान को भी मजबूत किया है। जब दलितों का लिटरेचर गाइज लिखा गया ना, तो वहाँ से भी इन लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जागी। जब इन्होंने अपना लिटरेचर पढ़ा अपने बारे में, जब दूसरे लोगों ने भी इनके बारे में पढ़ा, तो उनको पढ़ के इनके लिए उनके मन में सहानुभूति भी जागी, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपर क्लास को समझ में आया कि उनके डोमिनेंस का कितनी बड़ी कीमत इस कम्युनिटी को चुकानी पड़ रही है। ओके, देन आप कंक्लूजन में बता देना कि जो दलित पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है उसने दलित कम्युनिटी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एक ऐसा टाइम था जब ये सोशली ऑप्रेस्ड ग्रुप हुआ करते थे, बट कितने भी चैलेंजेस रहे, आज के समय में इन लोगों को अपनी डिमांड्स के लिए मतलब ये वॉइस उठाते हैं। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ ये लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा गाइज, जो है आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। ओके, सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी इज अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी that explains how social movement are formed, sustained and succeed। कि क्या थ्योरी है, ये थ्योरी बताती है कि कोई भी जो सोशल मूवमेंट है, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होता है, हाउ सोशल मूवमेंट्स आर फॉर्म्ड, वो कैसे सस्टेन कर रहा है, ठीक है, वो कैसे सस्टेन करता है, और उसमें आप कैसे सक्सीड होते हो, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। तो संसाधन का ये जो मोबिलाइजेशन का सिद्धांत है, वो एक सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, जो बताता है कि सामाजिक आंदोलन कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे टिके रहते हैं और कैसे सफल होते हैं। इट आर्ग्यूज दैट द सक्सेस ऑफ अ मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है नॉट ओनली ऑन द ग्रीवेंसेज और डिसकंटेंट, कि आप कितने ज़्यादा असंतोष और आपसे कितना अन्याय हुआ है उस पर नहीं डिपेंड करती, वो डिपेंड करती है कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, इस आंदोलन के लिए आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, क्या अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बात होती है संसाधनों की। संसाधन में सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, देखो क्या क्या, ध्यान से देखिए। सबसे ज़्यादा मनी, आप अगर कोई भी मूवमेंट को शुरू कर रहे हो तो पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें पैसा लगता है। फिर आपके पास एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो आपके मूवमेंट का चेहरा बने, ठीक है, जिसकी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। आपकी पूरी एक संस्था, आपकी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। यू नीड टू हैव सम टाइम, आपकी स्किल्स, मीडिया का सपोर्ट हो गया, नेटवर्क्स हो गए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सो मूवमेंट विद बेटर एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज आर मोर लाइकली टू सक्सीड। तो हम क्या देखते हैं कि जिन भी मूवमेंट का इन रिसोर्सेज तक एक्सेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बेटर एक्सेस होता है ना, तो वहाँ पे आप देखते हो कि वो ज़्यादा उनकी संभावना होती है सफल होने की, ठीक है, सफल होने की संभावना उनकी बहुत ज़्यादा होती है। फिर संगठन और नेतृत्व की भूमिका गाइस इसमें महत्वपूर्ण है। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड जो मूवमेंट होते हैं उनके अंदर आपको इफेक्टिव लीडरशिप देखने के लिए मिलती है, वो लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं एफिशिएंटली और कलेक्टिव एक्शन को सस्टेन करते हैं। तो संगठित आंदोलन और प्रभावी नेतृत्व लोगों को संगठित करने और सामूहिक कार्यवाही को बनाए रखने में मदद करते हैं। मतलब आपका संगठन होना चाहिए, आपके जो लोग हैं वो जुड़े हुए होने चाहिए, कि आप एक बार फ़ोन करो तो वो आ जाएं। इस तरीके से आपका मूवमेंट होना चाहिए। लीडरशिप स्ट्रांग होगी तो आपकी स्ट्रेटजीज भी काम करेंगी, और आप जो है जिन संस्थानों के खिलाफ आप मूवमेंट कर रहे हो, आप उनके साथ बेटर तरीके से नेगोशिएट भी कर पाओगे। और तर्कसंगत जो है चीज़ें होनी चाहिए, जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब वो रैशनल होने चाहिए, ठीक है, ना कि उनके कोई इमोशनल रिएक्शंस नहीं होने चाहिए। स्ट्रेटजीज से वो काम करें, ना कि किसी भी चीज़ को लेकर वो इमोशनल हो जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाहरी समर्थन बहुत ज़्यादा इसमें काम करता है। तो अगर गाइज किसी भी एनजीओ का सपोर्ट किसी मूवमेंट को मिल जाता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिल जाता है, किसी एलीट ग्रुप का सपोर्ट मिल जाता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उनको फंडिंग मिल पाती है,
और वो ज़्यादा लेजिटिमेट हो पाते हैं, ठीक है, वैधता आंदोलन की बढ़ जाती है। तो ये थ्योरी का अगर हम बात करें इसके महत्व की, तो आप देखोगे कि हम अभी तक क्या जानते थे आंदोलन के बारे में। हम आंदोलन के बारे में बात करते थे कि जब लोगों में असंतोष होता है, ठीक है, जब असंतोष होता है तब वो लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन यहाँ पे उससे आगे की बात भी हमें समझ में आई कि आंदोलन सिर्फ कर देना काफ़ी नहीं है, उसके आगे क्या। तो उसके आगे जो मतलब रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ से आपको समझ में आती है। सो इट चैलेंजेस अर्लियर थ्योरीज दैट एक्सप्लेन मूवमेंट ओनली थ्रू पॉवर्टी, फ्रस्ट्रेशन और डेप्रीविएशन, ठीक है। तो हताशा, गरीबी से दिखाया जाता था पहले। और आज के समय के जो आधुनिक आंदोलन है, इन्हें समझने में ये थ्योरी हमारी हेल्प करती है कि जो सिविल राइट्स मूवमेंट है, एनवायरमेंटल मूवमेंट है, दलित फेमिनिस्ट मूवमेंट है, उनको समझने में हमारी हेल्प करती है ये थ्योरी। तो ये हाईलाइट करती है कि किस तरीके से एक इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप और रिसोर्स मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके सोशल मूवमेंट्स के लिए। ओके, तो संसाधन मोबिलाइजेशन सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि सामाजिक आंदोलनों की सफलता के लिए संगठन, नेतृत्व और संसाधनों का कुशल प्रबंधन कितना आवश्यक है। यह सामूहिक कार्यवाही को समझने का व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। अब हम चलेंगे गाइज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। जब आपका सिस्टम डेमोक्रेटिक होता है तो उसमें आपसे क्या क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। सो अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज नॉट लिमिटेड टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अलोन। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में केवल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही नहीं होता, बल्कि गाइस एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है एक डेमोक्रेसी के अंदर, कि आपका जो भी आपके सिटीजन्स हैं ना, उन सभी के पास सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हो। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से क्या एक्सपेक्टेशन होगी आपकी, कि आपके पास सोशल और इकोनॉमिक इक्वेलिटी हो, जस्टिस हो। जो लोग हैं डेमोक्रेसी में वो हमेशा ही अपनी कंडीशंस को, लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और डेमोक्रेसी से वो हमेशा ये अपेक्षा करते हैं कि डेमोक्रेसी उन्हें गाइज इक्वल यानी समान अवसर प्रदान करे। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं, citizens expect democracy to reduce social inequalities based on caste, class, gender and religion। तो सोशल इक्वालिटी और जस्टिस लाने की बात होती है, ठीक है। जाति, वर्ग, लिंग और धर्म पे आधारित जो भी असमानताएं हैं उन्हें क्या करना है, कम करना है। इनइक्वालिटी को क्या करना है, कम करना है। असमानता को कम करने की बात है। जब असमानता को कम करेंगे तो ऑब्वियसली समानता आएगी, जस्टिस आएगा, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, उनकी डिग्निटी प्रोटेक्ट होगी। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या करनी जाती है, देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम से एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है ना, कि क्या क्या सोशो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस हैं किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो नागरिक हैं उनकी। तो सबसे ज़्यादा क्या होती है गाइज उनकी एक्सपेक्टेशन, सोशल इक्वालिटी और जस्टिस उनका पहला होता है। दूसरा वो इकोनॉमिक इक्वालिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ को चाहते हैं। तो डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करें और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए। वहाँ पे रिसोर्सेज सबके पास बराबर के होने चाहिए। तो लोकतंत्र से आर्थिक अवसर बढ़ाने और गरीबी तथा बेरोजगारी को कम करने की अपेक्षा की जाती है। संसाधनों का न्याय संगत वितरण और आय असमानताओं में कमी प्रमुख आर्थिक अपेक्षाएं होती हैं। इसके अलावा समाज से वेलफेयर, जो पीपल हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्टेट है वो बेसिक नेसेसिटीज़ को प्रोवाइड करे, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, ये सब स्टेट प्रोवाइड करे। ऐसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्टेट की जो भी वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो पूरी होनी चाहिए। सो वेलफेयर पॉलिसीज आर सीन एज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो नागरिक समय समय पर होने वाले चुनावों के अलावा निर्णय निर्माण में भागीदारी के अवसरों की अपेक्षा भी करते हैं, कि मतलब डेमोक्रेसी है तो भागीदारी भी उनकी होनी चाहिए। समझ रहे हो। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं जो एक आप खुद भी सोच सकते हो कि अगर आप एक डेमोक्रेसी में रहते हो तो आपको अपने सिस्टम से क्या क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं। वही सारी बस आपको यहाँ पे बतानी है कि हाँ मुझे ये अपेक्षाएं हैं। डेमोक्रेसी में सोशल मोबिलिटी मतलब एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एफर्मेटिव एक्शंस ले सरकार, जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनको एम्पावर कर दे,
है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन द फाइनल कंक्लूजन आप बताओगे कि जो भी सोशो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो बियॉन्ड द पॉलिटिकल राइट है। इक्वालिटी वेलफेयर में सब कुछ आता है, लोगों की ऑल एक्सपेक्टेशंस पूरी होनी चाहिए। जब लोगों की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी तो समाज में स्टेबिलिटी आएगी, डेमोक्रेसी को सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको वुमेन के मूवमेंट इंडिया में डिस्कस करने हैं। सो द वुमेन मूवमेंट इन इंडिया रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एम्ड एट अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड इम्प्रूविंग द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द वुमेन। तो महिलाओं का हर तरीके से स्टेटस को इम्प्रूव करना वुमेन मूवमेंट में इस चीज़ की बात की जाती है। ये हम देखते हैं कि अलग अलग फेजेस में इवॉल्व होता है, जैसे कि जो भी चेंजिंग सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो इसके बदलते रहते हैं। अर्ली फेज अगर हम देखें 19वीं सेंचुरी में क्या होता था, तो 19वीं सेंचुरी में जो वुमेन के इश्यूज हैं उसमें आपको रिफॉर्मर्स मिलेंगे, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले। तो वहाँ उस समय सती, चाइल्ड मैरिज जैसी प्रैक्टिसेस के खिलाफ होते थे ये मूवमेंट, और नेशनल मूवमेंट में भी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। फिर आज़ादी के बाद इन्होंने महिलाओं ने मूवमेंट किए ताकि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल सके, इन्हें लीगल इक्वालिटी मिल सके, है ना। तो स्वतंत्रता के बाद महिला आंदोलन ने संवैधानिक अधिकारों और कानूनी समानता की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित किया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गाइस केवल इक्वालिटी बिफोर लॉ की गारंटी नहीं देता, बल्कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और प्रोटेक्शन, हर एक चीज़ की उन्होंने मांग की। और रिफॉर्म्स हो गए, मैरिज से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, समय समय पर जो महिलाएं हैं वो मांग करती हैं। आज के समय में अगर हम देखें 1970s से, तो कास्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रिप्रोडक्टिव राइट्स, इन सारे मुद्दों की महिलाएं मांग करती हैं। ठीक है, तो आप इनके अचीवमेंट बताओगे। सो द मूवमेंट जो है इसमें आप देखोगे कि लीगल रिफॉर्म्स हुए, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बन गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट हो गया। तो ये सारे वेरियस एक्ट होते हैं जो महत्वपूर्ण है। एंड इन द कंक्लूजन आप डिस्कस करेंगे कि जो वुमेन मूवमेंट है इंडिया में, इनका रोल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहा है पैट्रियार्की को चैलेंज करने में, जेंडर जस्टिस को प्रमोट करने में काफ़ी इनका रोल इम्पॉर्टेंट रहा है। इसकी कितनी भी प्रोग्रेस हुई, आज भी आप देखते हो कि महिलाओं के लिए एफर्ट्स अभी भी जारी रहते हैं। तो गाइज़, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा करे तो आप बस 2 मिनट के लिए अपना टाइम देके वीडियो में ज़रूर कमेंट किया करो, ताकि जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को देखते हैं ना, तो उन्हें कमेंट से पता चल जाता है कि वीडियो हेल्पफुल है या बेकार है, या क्या इसके अंदर क्या डिस्कस किया हुआ है, समझ रहे हो। तो वो एक गुड इम्पैक्ट डालता है, जो भी हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहता है। और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखना। तो आपके MPSC 007 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ से कवर हो जाएंगे। बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको मटेरियल की कमी पड़ रही है, तो जब आप मतलब हमारे नोट्स को ले सकते हो, हमारे गेस्ट पेपर्स को भी ले सकते हो। आपकी जो भी क्वायरीज होती हैं आप मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं आपके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, एंड मोस्टली मैं रिप्लाई करती भी हूँ। ओके।